कलदम तंजीम के गिरफ्तार अस्करियत पसंद गुलजार इमाम शंबे को पहली बार मीडिया के सामने पेश किया गया, जिसने रियासत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की मुखालफत की है। और मजीद उसने कहा है कि मैं जिस रास्ते पर था वो रास्ता भी गलत है। मुसल्लह जद्दोजहद में मसरूफ तमाम दोस्त भी वापस आ जाएं। और 15 साल पहले मुसल्लह कार्रवाइयों का इसने आगाज़ किया था। गुलजार इमाम शंबे ने कहा कि उम्मीद है रियासत इस्लाह का उसको मौका देगी। और सदर मुमलिकत ने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मुबारकबाद पेश की है। और यही हमारी आज की ट्रांसमिशन है, इसमें हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम हमारे साथ होंगे और नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद भी इस वक्त मेरे साथ हैं। शाहिद रिंद साहब, क्या कहेंगे आप? बड़ी कार्रवाई है ये, गिरफ्तारी अमल में लाना गुलजार इमाम शंबे की, कितनी अहमियत की हामिल है ये तो आप बता चुके। ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, अब इस पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जिन असरात की अगर हम बात करते हैं तो गुलजार इमाम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 से 3 अहम चीज़ों को हाईलाइट किया है। उन्होंने एक जिक्र किया है लापता अफराद के मामले का, दूसरा उन्होंने जिक्र किया है बलूचिस्तान में उन्होंने ये बताया कि वो खुद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं करप्शन के मामले का। तो देखें, गुलजार इमाम की गिरफ्तारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए जो तरीक़ाकार था, उसमें एक तरीक़ाकार काइनेटिक था जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूज़ करना था, दूसरा तरीक़ाकार जो है वो नॉन काइनेटिक था। नॉन काइनेटिक से मेरी मुराद जो है वो डेवलपमेंट मॉडल, गवर्नेंस मॉडल, जिसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लीड करना था, सिविलियन साइड ने लीड करना था। गुलजार इमाम ने जैसे बताया कि 15 साल से वो इस शोरिश का हिस्सा थे, तो तकरीबन अगर हम देखते हैं 2004-5 के अरसे से लगभग वो जो है ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी चूंकि हिस्सा रहे थे, उसके बाद वो मिलिटेंसी की तरफ आए। तो इन 15 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी भी कार्रवाइयां कहा की जाता है हैं, कि किसी मकामी अखबार को भी वो लीड करते रहे हैं और काम किया उन्होंने। जी, मकामी अखबार के वो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, इसीलिए वो पॉलिटिक्स को भी समझते थे। एक पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई अनपढ़ आदमी है। मैं इसी पे जो बात ये कर रहा था कि जो एक साइड है सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां हैं, उसमें कामयाबियां भी हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। गुलजार इमाम की गिरफ्तारी इटसेल्फ ये एक कामयाबी की निशानी है। लेकिन दूसरी साइड पे जो काम सिविलियन साइड ने, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने करना था। देखें, 7th NFC अवार्ड से पहले अगर बलूचिस्तान ये कहता था कि, या बलूचिस्तान का पॉलिटिशियन ये कहता था कि हमारी जो भी पसमानदगी है उसका जिम्मेदार इस्लामाबाद है या लाहौर है। 2010 में जब 7th NFC अवार्ड आया, उस बात को 13 साल गुजर गए। 13 साल से बलूचिस्तान के जो फंड्स हैं वो 5.0 से 9.0 पे चले गए। अरबों रुपए सालाना बलूचिस्तान को मुंतकिल होते हैं। लेकिन अगर इन पिछले 15 सालों में, जब से गुलजार जैसे लोग मिलिटेंसी का हिस्सा थे, जितना पैसा बलूचिस्तान मुंतकिल हुआ है, बलूचिस्तान की किसी भी मुंतखब हुकूमत को जो पिछले 15 साल रही है, चाहे वो डॉक्टर मालिक हो, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी हो, उनसे पहले नवाब असलम रईसानी हो, या फिर उनके बाद जाम कमाल, या फिर कुद्दूस बिज़नजो, ये जो 5-6 वज़राए ला रहे हैं, इनमें से किसी एक से भी अगर आप पूछें कि आपके पास मेगा प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इज्तमाई नौइयत के जो काम लोगों के लिए सेहत की, तालीम के, रोड सेक्टर के करने थे, वो कितने आपने किए हैं? कौन से इलाके में आपने मॉडल हॉस्पिटल बनाया, कौन से इलाके में आपने मॉडल स्कूल बनाया? तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इसी मुंतखब हाउस में, असेंबली में, ऐसे MPAs भी हमने देखे हैं जो रक्शे पे हल्फ लेने आए और V8 गाड़ियों में वापस गए। देखें, गुलजार इमाम की गिरफ्तारी जरूर कामयाबी का एक सिंबल है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन बलूचिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए जो दोनों डोमेन्स हैं, अगर आप उनको पैरेलल लेके नहीं चलेंगे तो गुलजार इमाम की गिरफ्तारी या फिर वो जो आज सिचुएशन नौजवानों के सामने नरेट कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होना है। तो पॉलिटिकल लोग जब तक मिसिंग पर्सन के मामले पे ओनरशिप नहीं लेंगे, डेवलपमेंट मॉडल को ठीक करने का जो है ना ओनरशिप नहीं लेंगे, गवर्नेंस मॉडल को ठीक करने का ओनरशिप नहीं लेंगे, ऐसी आप जितनी भी गिरफ्तारियां कर लेंगे। पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर बरकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये एक बड़ी कार्रवाई है, गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी कितनी अहमियत की हामिल आप समझते हैं? बहुत मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मौका दिया, और इसके साथ साथ मैं मुल्क के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारे को भी अप्रिशिएट करता हूँ। वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने दुनिया का मुश्किल तरीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन को बड़े महारत के साथ पाए तकमील को पहुँचाया। और इसके साथ बलूचिस्तान के अवाम भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपने मुल्क के इदारों की बरवक्त मदद भी की और साथ रहनुमाई भी की, और अपने मुल्क में, अपने सूबे में अमन की राह हमवार की। और साथ गुलजार इमाम के लिए भी
बहुत खुशकिस्मत आदमी है कि उसने अभी रियलाइज कर दिया और अपने किए पे शर्मिंदा है, माजरत ख्वाह है और मेन कौमी दहारे में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है और अपने मुल्क और इलाके के लिए खिदमत करना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का दुश्मन बहुत मक्कार और चालाक है। बिल्कुल। उसने हमेशा से हमारे मुल्क के नौजवानों पे वार किया, हमारे मुल्क के असासी जोग्राफियाई और नजरियाती असास पे वार किया है जी। और बदकिस्मती से हमारे नौजवान गैर शूरी तौर पर इस जाल में फंसते जा रहे हैं और फंसते रहे हैं। लेकिन हमें अपने इदारों पे फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोफेशनल भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं और उनका कोई सानी भी नहीं है और वो हर किस्म की कुर्बानी देते रहे हैं। हम ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी शहीद का मिसाल दे सकते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क में अमन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये है हमारा किरदार हमारे इदारों का। और हम ये देखते रहे कि दुश्मन को हर मकाम पेश उनको शिकस्त नसीब हुई है और उनको मुंह की कहानी पड़ी है। बिल्कुल। रियासत क्या है? रियासत एक माँ की किरदार अदा करता है, लिहाजा इसकी जोग्राफियाई आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर का दिफा करना हम सब पे फर्ज है जी। हमें इख्तिलाफ राय रखनी चाहिए लेकिन उसको मुल्क दुश्मनी में कभी भी तब्दील नहीं करना चाहिए, उसको इख्तिलाफ राय तक ही रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासत माँ का किरदार अदा करेगी इंशाअल्लाह और गुलजार इमाम के जो ख्वाहिशात हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, ठीक है, ना सिर्फ रियासत उसकी मदद करेगी बल्कि मेन स्ट्रीम में वापसी के लिए उसका रास्ता हमवार करेगी ताकि बाकी जो लोग हैं जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं उनके लिए भी एक मिसाल बन जाए। मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं कि वो आए अपने मुल्क और आखिरत को संवारे। पाकिस्तान हमारा सबका है, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान में अमन आएगा तो तरक्की होगी, तरक्की और अमन आपस में जुड़े हुए हैं। मैं अभी मोहतरम गेस्ट को सुन रहा था जी सर कि पॉलिटिकल लोगों को भी अपना किरदार अदा करना है, बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करना है। क्यों ये लोग पहाड़ों पे चढ़े हैं, इस वजूहात को भी देखना है। और जो पहाड़ों पे लोग चढ़े, क्या इससे मसाइल हल हुए? मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल और खराब होते गए। तो लिहाजा जो पहाड़ों पे लोग चढ़े वापस आए, अपने मुल्क में अपना किरदार अदा करें। सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बलूचिस्तान के लोग बहुत नफीस लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग तरक्की पसंद लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग अमन चाहते हैं और अमन तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक। जब अमन आएगा तो तरक्की होगी। बलूचिस्तान के वसाइल ब्रिगेडियर साहब, इनको किस तरह से हम मुज़ाकरात की तरफ लेके आ सकते हैं? हुकूमत पाकिस्तान, रियासत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? इस तरफ भी आएंगे। इस वक्त शाहिद रिन साहब हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी भी हमारे साथ हैं। आपने मिसाइल की बात की, बलूचिस्तान के मकामी अफराद की, उनसे जानते हैं। शाहिद रिन, आप बताइएगा। और वाकई ऐसा है कि उनको हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है। बलूचिस्तान जैसा हमारा सूबा है जहाँ पर इतने ज़्यादा वहाँ पर हमारे ज़राए हैं कि हम तरक्की कर सकते हैं, और इसके बावजूद मकामी अफराद को इग्नोर करना, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनका हल, बुनियादी हकूक़ उनको ना देना, और उसी के पेश नज़र तंग आकर फिर ये बागी हो जाते हैं, जिस तरह से बगावत पर उखड़ते हैं और फिर दुश्मन मुल्क की सपोर्ट इनको हासिल हो जाती है। जैसे कि अभी शंबे जो है वो भारत का दौरा करके आया था जाली दस्तावेजात पर। शायद इन क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे हकीकत हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं 18वीं आईनी तरमीम से पहले, 7th NFC अवार्ड से पहले, ये सारे इल्ज़ामात बलूचिस्तान का सियासतदान या हम जर्नलिस्ट इस्लामाबाद पे लगा सकते थे, लाहौर पे लगा सकते थे। लेकिन जो 18th अमेंडमेंट है उसके बाद जितने पावर्स ट्रांसफ़र हुए हैं बलूचिस्तान को, उसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें। हायर एजुकेशन कमीशन आज तक बलूचिस्तान अपनी प्रोविंशियल नहीं बना सका। 65 रुकनी सूबाई असेंबली का हाउस बैठा हुआ है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज पर हैं। किसने रोका है उन्हें HEC बनाने से? देखें, गुलजार इमाम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें की। उन्होंने कहा उन्हें पता है कि करप्शन कैसे होती है, वो क्योंकि खुद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं तो उन्हें करप्शन के मामलात का पता है। वो इस सरजमीन का बेटा है, वो इस सरजमीन पे पैदा हुआ है, यहीं पर उसने ज़िंदगी गुजारी है। आज वो रियासत के पास वापस आ रहा है, रियासत ठीक है उसे माफ़ भी कर देती है, वो वापस अपने इलाके में भी चला जाता है। इलाके में जाने के बाद वो लोगों को क्या बताएगा?
کہ وہ 15 سال اس نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے، وہ کہے گا غلط ہے. اب وہ انہیں یہ بتائے گا کہ ریاست انہیں ایک برابر کے شہری کے طور پہ حقوق دینے کو تیار ہے، صحت دینے کو تیار ہے، تعلیم دینے کو تیار ہے، ترقی دینے کو تیار ہے، روزگار دینے کو تیار ہے. لیکن اگر 2 سال بعد گلزار یہ چیزیں نہیں دے پاتا، پنجگور جو اس کا ہوم ٹاؤن ہے وہاں پر، تو کون اس کی بات پہ اعتبار کرے گا؟ دیکھیں جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جو کامیابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ جاری رہیں گی جب تک یہ صورتحال ہے، وہ لڑتے رہیں گے. لیکن جو دوسری سائیڈ ہے، جو پولیٹیکل سائیڈ ہے، اسے جو اپنا کام کرنا ہے، اگر وہ کام نہیں ہوگا تو آپ کی یہ کامیابیاں کہیں پیچھے رہ جائیں گی جو سیکیورٹی فورسز حاصل کر رہی ہیں. گلزار کا نیریٹو اب اگر علاقے میں وہ جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، اس صورت میں ٹھیک ہوگا جب بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ماڈل ٹھیک ہوگا، گورننس ماڈل ٹھیک ہوگا. یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی بھی ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہے. کم از کم وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے منتخب نمائندوں کو، چاہے وہ جو ان کے وفاق میں اتحادی بیٹھے ہیں یا جو صوبے میں لاڈلے بیٹھے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ 7th NFC ایوارڈ کے بعد جو پیسہ صوبے میں منتقل ہوا، کتنے میگا پروجیکٹس آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیے، کتنے اجتماعی نوعیت کے کام کیے. اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا، اور اس کا جواب جب تک نہیں ملے گا، سیکیورٹی فورسز جتنی کامیابیاں حاصل کرتی رہیں، آپ بلوچستان کی صورتحال کو بہتر نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ بیورو چیف کوئٹہ محمد کاظم بھی ہیں. محمد کاظم، گلزار امام نے آپ نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے عوام سے معافی مانگی ہے. کیا عوام اور ریاست انہیں معاف کرنا چاہیے؟ کر پائیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو مسلح کارروائیاں تھیں اس میں بہت سارے لوگ جام بحق بھی ہوئے ہیں اور اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ان کے لواحقین سے بھی یہ اپیل کی کہ وہ انہیں معاف کریں. اب چونکہ یہ صرف بلوچستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہت سارے دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے انسرجنسیز رہے ہیں، اور خود یہ برطانیہ میں کوئی میرے خیال میں 1-2 دہائی قبل بھی اسکاٹ لینڈ میں اور آئرلینڈ میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. تو وہاں بھی یہ طریقہ اپنایا گیا کہ جب یہ مذاکرات ہوئے تو جن لوگوں نے اس طرح کی کارروائیاں کی تھی تو ریاست نے بھی معاف کیا اور لوگوں نے بھی ان کو معاف کیا. تو اگر یہاں بھی آگے بڑھنا ہے تو یہ ادھر بھی یہ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہوا تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے پھر ایک مشکل ہوگا کہ وہ بھی گلزار امام کے راستے کو اختیار کریں. تو پوری دنیا میں یہ ایک ہے، یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ لوگ امن کی طرف آگے بڑھے ہیں. تو یہ طریقہ یہاں بھی اپنانا پڑے گا، اور یہ ناگزیر ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو دوسرے لوگ ہیں وہ پھر کبھی بھی وہ اگر چاہیں بھی تو وہ پھر نہیں آئیں گے کہ اگر ہم سرنڈر کریں گے پھر ہمیں سزائیں ہوں گی اور پھر وہ جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، گلزار امام سے حاصل معلومات کی بنیاد پر بیرونی مداخلت جو ہے اس کے معاملے پر ریاست کو کتنی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ جی 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 پلیز. جو معلومات ہوتی ہیں ان کی بنا پہ فردر کارروائیاں اور آپریشنز ہوتے ہیں. اس لیے جو سیکرٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ کبھی آن ایئر نہیں کی جاتی ہے اور نہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو فردر آپریشن ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات یہ واضح ہے کہ اس نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے بہت سارے تانے بانے ملیں گے اور آپ کو اسی طرح فردر کامیابیاں نظر آئیں گی. اور مجھے امید ہے کہ اس فرنٹ پہ گلزار امام کے آنے سے جو باقی لوگ ہیں وہ سبق بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جو ان کی قربانیاں ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی، اور اسی طریقے سے اور کامیابیاں ہاتھ آئیں گی اور بہت جلدی ہاتھ آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی آپریشنز وہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک پولیٹیکل اور اکنامک پیکیجز نہ آئیں اس خطے میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا. سیکیورٹی ادارے اپنے جان پہ کھیل کے اپنا مشن تو پورا کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز کو ابھی آگے آنا پڑے گا. جو لوگوں کے محرومیاں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا. اور بلوچستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا حل موجود ہے. کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جس کا حل کوئی موجود نہ ہو. لیکن ان سب کے باوجود، مسائل کے باوجود، جوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ
तशद्दुद का रास्ता नहीं है। अमन के रास्ते से आप ये सारी सक्सेसेस अचीव कर सकते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अमन के रास्ते से, पॉलिटिकल तरीके से, इस्तिकामत के साथ आगे जाके ये अपने एम को अचीव कर सकते थे, लेकिन तशद्दुद से किसी ने भी आज तक कामयाबी हासिल नहीं की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ये इम्तियाज है कि आज तक ख्वाह वो वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो या हम बलूचिस्तान के बॉर्डर पे देखें, कभी भी तशद्दुद से जिन लोगों ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है उनको कामयाबियां नहीं मिली हैं। ठीक है। हमारे फोर्सेस ने हमेशा उन पे काबू पाया है। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो अमन मेन स्ट्रीम में आए और अमन के तरीके से अपने हकूक को मांगे, और रियासत देगा। रियासत का फर्ज है। माँ का किरदार क्यों कहते हैं? इसलिए है कि रियासत का फर्ज है कि वो इनके मसाइल को हल करे, और हल करेगा, उसमें मुझे दो राय नहीं है। ठीक है। शाहिद रिंद साहब, यही सवाल आपसे ही मैं करना चाहूँगी। हुकूमत जो है बलूचिस्तान के मसाइल के लिए कई इक़दाम कई बार उठा चुकी है, लेकिन मसला तो ताहाल मौजूद है। आपको क्या लगता है कि बुनियादी गलती हो कहाँ पर रही है? देखिए, बुनियादी गलती डेवलपमेंट मॉडल पे बात हो रही कर रहा था मैं इससे पहले। रियासत को अगर बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को तब्दील करना है तो रियासत को अपने आप को बलूचिस्तान के चरवाहे के साथ जोड़ना होगा। बलूचिस्तान के चरवाहे के साथ जो बलोच इलाके में आबाद है, जो पश्तून इलाके में आबाद है। अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि रियासत ने खुद को चंद सरदारों और चंद इलेक्टेबल्स के साथ जोड़ा हुआ है। वो जो चाहते हैं उस तरह के फैसले होते हैं, वो जो चाहते हैं उस तरह की हुकूमत बनती है, और फिर वो हुकूमत में जाने के बाद उस इलाके में डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर से लेकर डीपीओ की तैनाती तक अपने जो है ना गुलाम जैसे अफसरान की करवाते हैं। और उसके बाद वो जो नीचे गवर्नेंस मॉडल होता है वो उस सरदार या उस इलेक्टेबल का होता है जो रियासत के साथ जुड़ा हुआ है। तो रियासत को बतौर रियासत बिहेव करना होगा। रियासत की मशीनरी किसी एक मुंतखब नुमाइंदे या सरदार की जवाबदेही के बजाय जब बलूचिस्तान के आम चरवाहे को जवाबदेही होगी तो उस दिन के बाद हालात ठीक होना शुरू होंगे। डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, मैंने आपसे इससे पहले वाले सेगमेंट में आपसे कहा कि बलूचिस्तान में जितने फंड्स, ठीक है माजी में नहीं मिले, 60 साल महरूमियां रहीं, उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन 7th NFC अवार्ड के बाद जो फंड्स मिले वो बलूचिस्तान की सरजमीन पर हमें कहीं नजर नहीं आते। तो जब वो नजर नहीं आते तो आम आदमी फिर सफर करता है, और जब आम आदमी सफर करता है तो उन महरूमियों की नतीजे में गुलजार जैसे नौजवान पैदा होते हैं। गुलजार भी अगर वहां गए थे, वो कोई जिसे कहते हैं एक इलिटरेट आदमी नहीं थे, अखबार के नुमाइंदे थे, ठेकेदारी वो करते थे। उन्हें कहीं ना कहीं पे इतने करप्शन के मामलात ने तंग किया होगा, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि वो ये जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है इसमें मेरे लिए मसाइल का हल नहीं है, मैं पहाड़ों का रुख कर लूं। आज अगर वो वापस आया, अब रियासत ने उसे अगर माफी भी उसकी जो है ना दे देनी है, और मुज़ाकरात, जैसे काजिम साहब बात कर रहे थे, हर मामले का हल मुज़ाकरात हैं। उन मुज़ाकरात के लिए जो CBMs लेने की ज़रूरत है, उन CBMs को ग्राउंड पे नज़र आना चाहिए। अच्छा। अगर हम बात करते हैं आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज की, क्या उससे बलूचिस्तान का मसला हल हो गया? 18वीं आईनी तरमीम करने की एक बुनियादी वजह बलूचिस्तान के मसाइल थे, उससे जो फायदे कानून साजी के थे वो सिंध ले रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में आज तक उस पर काम नहीं किया गया। थोड़ी हद तक काम जाम कमाल ने अपने दौर में लेजिस्लेशन के हवाले से किया, वो भी उतने ही अरसे हुआ जितने अरसे वो चीफ मिनिस्टर थे। जैसे ही वो गए वो भी रुक गया। तो बलूचिस्तान का इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आप जब तक करप्शन और गवर्नेंस मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये जितनी कामयाबियां हमें मिल रही हैं, चाहे वो गुलजार के अरेस्ट की सूरत में हो या दीगर वाकयात की सूरत में हो, ये सारी जाया होती जाएंगी। बलूचिस्तान का जो अच्छा, शाहिद रिंद साहब, आपसे मुख्तसरन जानना चाहती हूँ, गुलजार इमाम जो है वो बलूचिस्तान के बाकी जो उस जैसे नौजवान हैं उनको क्या सही रास्ते पर लाने में कामयाब हो पाएगा? जी, ये सवाल आपने मुझसे किया? जी जी बिल्कुल। जी शाहिद साहब, देखें, वो उस सूरत में कामयाब होगा जिस सूरत में वो जिन हालात को 15 साल पहले फेस कर रहा था वो हालात अगर अब ना हो। वो अगर जाके नौजवानों को ये बताए कि 15 साल पहले रियासत ये चीज़ें गलती, रियासत ने अपनी गलतियों के एतराफ़ किए हैं कि यहाँ हमने गलती की है। 7th NFC अवार्ड में जब पाकिस्तान की हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने बलूचिस्तान के फंड्स बढ़ाए तो ये एतराफ़ था कि माजी में हमने गलत किया, कम पैसे दिए, अब हम बढ़ा रहे हैं। अब गुलजार जब अपने इलाके में जाएगा और अब भी अगर हालात 15 साल पुराने वाले हुए तो फिर वो नौजवानों को क्या मैसेज देगा और किस तरीके से कायल करेगा कि वो रियासत के अंदर रहकर आइन और कानून के तहत जद्दोजहद करते हुए अपने मसाइल का हल तलाश करें। तो रियासत को अब ये फैसला सिर्फ गुलजार की माफी का नहीं, बलूचिस्तान के डेवलपमेंट मॉडल को जमीन तक पहुंचाने के लिए भी करना होगा।
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میرے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تھے، امیر برکی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. شاہدین آپ کا بھی شکریہ، اور محمد کاظم بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا شکریہ.